अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो ये है नॉवल हस्त्री यूसरा एपिसोड 13। शाम का वक्त था। संदल आपा की छोटी बेटी मरवा को पहलू में सुलाए वो चारपाई पर करोड़ के बल लेटी थी। दूसरी चारपाई पर साबरा बुआ भी आकर बैठी थी। वो पुरसोच ने गांव में बहुत से सवाल और फिक्र लिए वो जन्नत को देख रही थी। मैं जानती हूँ ये एक मुश्किल बात है, लेकिन करना भी जरूरी है। यूं ही बैठे बैठे वो कुछ सोचकर मुखातिब हुई थी। उसने तुझे ढूंढा तो जरूर होगा। जन्नत की आंखें धीरे से खुल गई। सवाल सवाल गैर मुतवक्का था। क्यों ढूंढेगा वो मुझे? इसने हिम्मत करके पूछा। बीवी है तो इसके लिए लम्हे भर के लिए उस अदारी इस पर तारियों को बुरहान की भी वो बीवी थी। वो कभी इसके पीछे नहीं आया था। फारिस राजी के साथ तो ये एक जबरदस्ती का अनचाहा रिश्ता था, जिसके आगाज से पहले ही अंजाम तय कर दिया गया था। वो भला इसके पीछे कैसे आ सकता था? इसे कैसे ढूंढ सकता था? वो बुआ को बताना चाहते थे इंसान इन्हें ढूंढा करते हैं, ढूंढता जो गुम हो जाए, इन्हें नहीं जिन्हें वो खुद गुम कर दे। जनरा इसी खामोशी में वो जरा बेकरार हुई थी। अब तक वो अपनी पहली बीवी को भी वापस ले आया होगा बुआ। इसने इतने आम लहजे में अंदाज में बात की कि जैसे वो अपने शौहर की नहीं भले किसी दूसरे मर्द की बात करी। बुआ तहरीर से इसे देख कर आएगी। और तू तुझे वापस नहीं लाना चाहेगा? और बात तो चाहत की थी, ख्वाहिश की थी और मोहब्बत की थी। और ना वो चाहती, ना ख्वाहिश और ना मोहब्बत। हो सकता है इसने अब तक मुझे तलाक भी दे दी हो। इसने मुबम लफ्जों में बहुत नॉर्मल से लहजे में तलाक का इशारा दे दिया। वो चाहती थी बुआ समझ ले, इख्तिलाफ को छोटा मोटा नहीं है। अगर दे भी दे तो क्या फर्क पड़ता है? तलाक नहीं हो सकती तो हमल से जो है। जन्नत की धड़कनें थम सी गईं। अंदर बाहर सन्नाटा छा गया। ये ख्याल तो एक लम्हे के लिए भी इसके ज़हन में नहीं आया था। क्या बहुत जुल्म करता था, मारता पीटता था? आंखों में फिक्रमंदी समाई उन्होंने चंद लम्हों की तवक्कुफ के बाद तशवीर से पूछा। लफ्जों की मार के आगे जिस्मानी तशद्दुद की क्या औकात? इसे बुरहान से पड़ने वाला वो थप्पड़ ज्यादा है। तकलीफ इस थप्पड़ की ज्यादा थी और बहुत ज्यादा थी। नहीं। बुआ की अटकी हुई सांसें यकयक बहाल हुई। उन्होंने दिल में शुक्र अदा किया कि तलब तशद्दुद का मसला नहीं है। एक बार फिर खामोशी हायल हो गई। आंखें मूंद कर जन्नत ने दिल से दुआ की कि बुआ आंखें मूंद कर जन्नत ने दिल से दुआ की बुआ और कुछ ना पूछे। जन्नत बच्चे क्या सुलह का कोई रास्ता नहीं निकलता? वो मोहताज लहजे में बहुत नरमी से पूछ रही थी। और फकत सवाल नहीं था, वो इसे पलटने का रास्ता दिखा रही थी। जन्नत तुम सादे रही। पहले की बात और थी, अब तो इसके होने वाले बच्चे की माँ है। मर्द लाख पत्थर सही, कम से कम अपनी औलाद के लिए तो नर्म पड़ जाता है। इसका चेहरा ओझल रहा। नम आंखें बंद नहीं, अपनी जिसके दबाए वो चुपचाप लेट रही। वो उठकर इसकी चारपाई पर आगे नरमी से इसके बाजू पर हाथ रखा। मैं जानती हूँ ये तेरे लिए बहुत मुश्किल है, मगर तू खुद सोच इस तरह तनहा जिंदगी कैसे गुजारेगी? फिर तुझ पर एक बच्चे की जिम्मेदारी भी आने वाली है। इसलिए अगर सुलह सफाई का कोई भी हल निकलता हो तो तुझे इस हल पर गौर जरूर करना चाहिए। अपनी बात खत्म करके उन्होंने चंद लम्हों तक इसके जवाब का इंतजार किया, मगर जन्नत ने गोया लब सी लेते हैं सांसों को रोक लिया था। सोचना जरूर। आंखों में फिक्र लिए इनकी पुश्त थपथपा कर वो अपनी चारपाई पर चली गई। जिन्होंने आगे खोल दी। इसका पूरा का पूरा वजूद दर्द की लपेट में आ गया। इसने अभी तक बुआ को अपने मसलों से आगाही नहीं दी थी। पारस की नफरत और अनचाहे रिश्ते के बारे में नहीं बताया। बुआ 5 सालों का अजाब जानती थी, 5 माह की अजियत से ना वाकिफ थी। उन्होंने इसके दर्द, इसकी बेबसी और बेकसी का अंदाजा ही नहीं था। वो अभी तक इस पोसीजा इख्तिलाफ को मामूल नौयत का समझकर इसे फायदा चच्ची की हरकत से जोड़ रही थी। इन्होंने इसके मामलात इतने साफ और सीधे लगते थे कि इनका ख्याल था कि इसका शोहर औलाद की खबर मिलते ही इसे बखुशी अपना लेगा। वो इसके इस तरह अचानक घर छोड़ने पर अब बहुत फिक्रमंद होगा। बुआ हल की बात करती थी, सुलह की राह दिखाती थी, एहसास का जिक्र करती थी, माफी पर यकीन रखती थी। वो फारिस फैजान को नहीं जानती थी, जान भी नहीं सकती थी, मगर वो तो जानती थी इसे। और बहुत अच्छी तरह से जानती थी। इसकी नाक, गाल और आंखें सुर्ख होने लगी। बा आंखों पर बाजू रखे वो बेआवाज रोने लगी थी। वो फारिस के घर मिसेस राजी की वजह से रुकी हुई थी। मिसेस राजी की वजह से अब वापस नहीं जाना चाहते थे। वो ये बात चाह कर भी बुआ को नहीं बता सकती थी। वो इन्हें फारिस फैजान की नफरत की वजह नहीं समझा सकती थी। सारे लफ्ज, सारी दलीलें, सारी की सारी वजाहतें खत्म हो जाती थी। एक खामोशी थी जो रह जाती थी। एक जमोत ही था जो तारी हो जाता था। इसने पहले कभी किसी को कुछ नहीं बताया था, अब भी नहीं बताना चाहती थी। लेकिन बुआ इन सब बातों से बेखबर इन रस्तों को ढूंढ रही थी जो अजियत भरे और परखार थे। इन खुशियों को तलाश कर रही थी जिन पर इसका कोई हक नहीं था। बात नसीब की थी और अब भी नसीब की ही थी। रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ा दिए गए, टब में पानी भरा गया, कागज की रस्सियां बनाई गई, रंगों से कई लकीरें सबूत पर लगाई गई, कई फूल बनाए गए, कई घर सजाए गए और कई खुशियां सब सब दरख्तों की शाखों पर परिंदों की सूरत बिठा गई। फातिमा की 2 गुड़िया थी, एक को दुल्हन और दूसरी के बाल छुपा कर मारकर से मूछे दाढ़ी बनाकर सफेद शलवार सूट पहनाकर जबरदस्ती का गुटा बना दिया। शाम तक शादी सर अंजाम पाना थी। इसके कमरे में अलमारी की एक खाने में दुल्हन का पूरा सूट कमरा सेट किया जाने लगा। नए नए शादी कार्ड छोटी छोटी बच्चियों में बांटने लगे। मगरिब तक सेन में जीते जागते फूल
जमा हो गए। गुड़िया का कमरा, इसका सामान, इसका जोड़ा देखा गया। दूल्हे को बड़ी शरारत निगाहों से परखा गया। हंसी तबाही फिर रुखसी का मुलाहिजा किया गया। नीचे शहर से ऊपर के उसके कमरे तक बारात आई, फिर पुलाव खाया गया। हंसी मुस्कुराते फूल खुशी खुशी चले गए, मगर इनकी आमद से जो सुकून उतरा वो वहीं ठहर गया। कमरे की सफाई करते करते अपने कपड़े धोकर तार पर फैलाते थे। धूप में गुलाबी रंगत लिए मुंडेर से आगे दूर दूर तक फैले सरसब्ज खेतों को देखती वो, और नीचे अपनी बहनों के कार मौजूदगी में चूल्हे पर बैठा अली जरा से खफगी से इसे दूर से जाता देखता हुआ। इसकी आमद के बाद इसकी तीन अदद शरारती बहनें अब हर वक्त आप ही करती और ऊपर ही पाई जाती थी। अब ना किसी से पाइप छीनने पर लड़ाई होती, ना चूल्हा हथियाने पर शोर मचाता, ना छोटी चारपाई के लिए रोना धोना पड़ता। कितना सुकून और कितनी खामोशी थी घर में। इसकी अम्मा अब आराम से हर काम करती थी, पड़ोसियों के घर चक्कर भी लगा आती थी, शॉपिंग पर भी बगैर फिक्र के चली जाती थी। अब वो इससे ये नहीं कहते कि अली तुम इनका ख्याल रखना और ऐसे ख्याल रखना और इस तरह ख्याल रखना। दूर से ही इस गाजिब लड़की ने इसे देखते हुए हाथ लाया तो दादी नानी के लाडले ने नखोसत से चेहरे का रुख मोड़ा। उजाले आसमानों पर सिमट गए, अंधेरा धरती पर आ गया, चार सौ भरी खामोशी छा गई और बहुत ऊपर से मदर मशरूम मंजर नुमाया और सलीम से वीडियो कॉल करते हुए बुआ और सामने वो बैठी थी फातिमा, आयशा, नन्ही, मरवा को साथ लिए। आज सुबह बुआ ने लूडो मंगवा कर दी और हंसते मुस्कुराते वही खेल खेल वो जीत रही थी, बच्चियां हार रही थी। सलीम को पता चला तो खूब हंसा। ये वैसी की वैसी अम्मा जरा भी नहीं बदले, वो मुस्कुराए और ये मुस्कुराहट इसकी आंखों की नमी बन गई। वो नीचे अली के पास गई, कमर पर हाथ रखकर उठाकर फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई। तुम्हारी बहनें मुझसे हार गई हैं, तुम जीत कर दिखाओ तो बात बने। इतना देर तक से नजरअंदाज करता अली एकटक से देख कर रह गया। इसकी नन्ही सी गैरत को बहनों की शिकस्त गवारा ना हुई। चैलेंज कबूल करके फौरन ऊपर आ गया। एक बार फिर महफिल जमी और वो 9 साला बच्चे से हार गई। आपको वो बात नहीं पता, लेकिन मैं बहुत सही हूँ, उसने सर उठाकर फातिहाना अंदाज में जताया। बहनें इसके साथ जुड़ी बैठी थी, इतना खुश हो रही थी जैसे इनके भाई को हफ्ते अकलीम की दौलत मिल गई हो। एक मरवा ही थी जो फिर मुंह में डाले इसकी गोद में बैठी, इसकी खामोशी साथी बनी हुई थी। इसकी आंखें धुंधलाई, तबस्सुम होठों पर ठहरा। वो दिन बेतारवा शाम आंखों में उतरी। वक्त गुजरा, चंद दिन गुजर कर एक बार फिर रुक गया। वो सदर लापा के बच्चों को अब शहजादियों की कहानी सुना रही थी। अली नाक मुंह चढ़ा रहा था। इसे तो किसी भूत, किसी चेन, किसी ताकतवर शहजादे की कहानी सुनी थी कि जिसने कई लोगों के सर फाड़े हों, देव भगाए हों, पहाड़ गिराए हों, तबाही मचाई हो। मुझे नहीं आती ऐसी कहानियां, में से घूर कर रह गई। आप बहुत बोर करती हैं। रुक बदलकर इसने कान पर हाथ रख लिए। सफेदे के पत्तों से हवाएं सरसरा कर गुजरी, बादलों की ओर से निकलती चांदनी सहन में उतरी। इसके आसपास हर तरफ उम्मीद के नजरे जर्रे भरे। उसने दुआ मांगते हुए इन जर्रों को उंगली के ऊपरों पर सुना। आंखों में नन्ही जान ख्वाब होकर बस गई। कल्बे सरूर के लिए लेकर ले में कल्बे सरूर केले में डूबा तो अंग अंग में सुकून ठहर गया। आसमान को देखते इसने आंखें मूंद ली। तकिया फिर से भीगना, मगर लबों पर मुस्कुराहट ठहरी और काफी देर तक ठहरी रही। मतलब और लुत्फ फजा में हफ्स के सांस खामोश ठहरी हुई थी। शीत गर्मी से उकताई हुई वाली का ख्याल था आज बारिश जरूर होगी। वो भी जाती थी, लेकिन घर पहुंचने से पहले तक नहीं। संदल आपा नन्ही मरवा को लिए अपने लेके गई हुई थी। साबरा बुआ ने हमसाई के यहाँ दावत से इसे बच्चियों को भेज दिया था। खुद वो घर में हमसाये के यहाँ दावत पर इसे और बच्चियों को भेज देता। खुद वो घर में सलीम की बीवी अनम के किसी रिश्तेदार की वजह से रुक गई थी, जो आज सुबह ही इनसे मिलने आई थी। साबरा बुआ के हमसाये का घर हरे भरे खेतों और वसीह सब्ज़ार के इस पार था। दावत से 4 बजे तक फ्री होकर इसने वापसी का रुख किया। तो इस वक्त आसमान स्याह बादलों की लपेट में आ चुका था। फातिमा, ईशा और अली पगडंडी पर शोर मचाते भागे चले जा रहे थे, और वो सर पर दुपट्टा लिए हाथ से कदम उठाते इनके पीछे चल रही थी। शायद रंग बालों की कुछ लटें परेशानी से चिपकी हुई थी। गर्मी की शिद्दत से चेहरा सुर्ख हो रहा था। आज तो तूफान आएगा। अली ने हाथ उठाकर आसमान को देखते ही कहा, अल्लाह ना करे। अली, वो दहल कर बोली, इसे बारिश जरूर चाहिए मगर तूफान के साथ हरकत नहीं। अली ने मुड़कर उसे देखा और फिर कहा, आप यहाँ नहीं आई हो ना, इसलिए आपको नहीं पता। हमें पता है, यहाँ सारी हवाएं रुक जाती हैं, फिर बादल आते हैं, वो बिल्कुल काले हो जाते हैं, फिर हवा चलती है और बहुत जोर से चलती है, इतनी जोर से कि अगर आप कमरे में नहीं छुपेंगी तो उड़ जाएंगी। जन्नत ने रुक कर पसीना साफ किया, गहरा सांस लेकर फिर से कदम उठाया। पता नहीं किया, पता नहीं अली को ये क्यों लगता था वो किसी और सारे की मखलूक है, जिसे बारिश, आंधी और तूफान के बारे में कोई इल्म ना था। इसके बाद बारिश आती है बहुत तेज। अली ने दोनों हाथ चेहरे के करीब लाकर आंखें मीची, इतनी तेज के कि अगर मैं कमरे में नहीं छुपूंगा तो बह जाऊंगा। मैं क्या जुमला इसने बेजार होकर मुकम्मल किया। बिल्कुल, अली इतराया, फिर तेजी से भागा। फातिमा ने इसकी देखा देखी रफ्तार पकड़ी। अलबत्ता ईशा पगडंडी से अलबत्ता ईशा पगडंडी से गुजरती, कहीं से फूल, कहीं से पत्ते, कहीं से कोई कली तोड़ती जा रही थी, और इस अमल की वजह से वह जन्नत से भी पीछे रह गई थी। ईशा हर थोड़ी देर बाद वो रुक कर इसे पुकारने लगती। ईशा सरहद से पकड़ कर इस फिर से सुस्त हो जाती। खेतों के इस पार मजबूत रास्ते पर कदम जमाते ही इसे फिजा में यकायक ठंडक का एहसास हुआ। हवाएं चल गई थी, मगर इतनी तेज से उड़ा ले जाए। ईशा का हाथ पकड़ अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए दाएं तरफ गली में दाखिल होगी। बिल्कुल सामने सड़क पर वाज़ेह नजर आ रही थी, जिस पर इक्का दुक्का गाड़ियां गुजरती हुई दिखाई दे जाती थी, वरना मोटरसाइकिल या फिर रिक्शे नजर आते थे।
एक सियाह लैंड क्रूज़र इसे सड़क किनारे ही दिखाई दी। शायद कोई जागीरदार अपने ज़मीनों के दौरे पर था। गर्दन मोड़ कर इस तरफ देखते और वो दूसरी गली में दाखिल हुई और अगले लम्हे अपनी जगह पत्थर की तरह साबित हो गई। अली ने भाग कर आने दरवाज़े अंदर की जानिब धकेल दिया। फातिमा इसके पीछे से भागी। ईशा को गली में कोई चीज़ नीचे गिरी मिली जिसे उठाने के लिए वो झुक गई थी। वक़्त लम्हे भर के लिए रुका था और फिर जैसे रुका रह गया था। बारिश के कतरे फ़िज़ा में मलकों हवाएं रुक गई, शोर थम गया। जमाल जीन्स पर खाकी कॉटन ऑफ वाइट शर्ट में मलबूस फारिग फैजान के सामने खड़ा था। कुशादा पेशानी पर बाल बिखरे थे, हरी आंखों की सुर्खी में नमी ठहरी हुई थी। बड़ी शेप के साथ यकीन और बेयकीनी में गम मदगम होते तासरात में एक पोशीदा कर ले वो वहम से ख्याल और फिर ख्याल से हकीकत होगी। बादलों की घन गरज के साथ बारिश शुरू होगी। इसे घर छोड़े हुए 25 दिन हो चुके थे। 26वें दिन में उसके सामने खड़ा था। इसने वो मुद्दत पूरी ही नहीं होने दी जिस वक्त के हाथ से निकलने नहीं दिया। जैसे उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। वो फारिस विजान यहाँ नहीं हो सकता, वो इसके पीछे यहाँ नहीं आ सकता। ये निकाह ही तो था और इस निकाह की तो फारिस विजान के नजदीक कोई अहमियत ही ना थी। वो किसी बिजनेस डील की तरह इस रिश्ते को आम सा कॉन्ट्रैक्ट समझता था। इस आम से कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो इतना सफर तय करके यहाँ नहीं आ सकता था, इसका रास्ता नहीं रोक सकता था। लेकिन जो फारिस इसके सामने खड़ा था, इसने ऐसा कर दिया था। अब वो कदम उठा रहा था तो इसकी चारों गैर मुतवाज़िन थे। ऐसा लगता है जैसे वो किसी लंबे सफर से खुरदार सा लौटा हो। मंजिल अब भी इसके लिए एक बेनाम और रास्ता अभी भी इसके लिए मुश्किल हो रहा था। जाने वो बारिश थी जिसने इसका चेहरा तक दिया, वो आंसू इसकी आंखों से गिर रहे थे। वो समझ ना सकी बारिश के साथ इसके मामला इस उम्मीद के हरगिज नहीं थे कि वो इस लम्हे कमजोर पड़ती या आसान हो जाती। वो इसका सहारा नहीं था कि मैं इसके बिना टूट कर रेसा हो जाती। लेकिन उसे रोना आया था और जाने क्यों शिद्दत से रोना आया था। मगर वो सारी चीखें आंखों में लिए जब्त किए खड़ी वो जिंदगी की तरफ बहुत मुश्किल से बढ़ती थी। दोबारा फना नहीं होना चाहती थी। वहीं खड़ी थी जहां वो थी, मगर फ़ारिस वहाँ नहीं था जहाँ वहाँ हुआ करता था। वो पहले किसी और मुकाम पर था, अब किसी और मुकाम पर नज़र आ रहा था। फ़ासला ख़त्म हुआ, वो वक़्त रुक गया। करीब पहुँचकर आसिफ़ से हाथ उठाया, कँपकँपाती उँगलियों से इसका काल्चा। वो यकीन करना चाहता था जन्नत ख़्याल नहीं है, एक हकीकत हो चुकी थी। इसके चेहरे के तासुरात यूँ हो जैसे इसमें भी अभी-अभी ज़िंदगी की एक नई लहर दौड़ी हो, या जैसे इसकी थमी हुई साँसें नए सिरे से बहाल हुई हों, फिर से जी उठा हो। वो इसकी हर कैफ़ियत और एहसास से बेख़बर से बहुत सदमे से देख रही थी। अली कह रहा था, आज तूफ़ान आएगा। अली ठीक कह रहा था। जन्नत कमाल की ज़िंदगी में तूफ़ान आ चुका था। जगह-जगह वो अपने सख्ते से बारिश ने फ़ारिस का हाथ झटक दिया और इसी तरह से रुख बदलकर घर में दाखिल हुई। इसी तेज़ बौछार में भटकती हुई सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे में बंद हो गई। बारिश ने ज़ोर पकड़ लिया, आंधी शिद्दत इख्तियार कर दी। सफ़ेदे के दरख्त हवा के ज़ोर से गोया सेन की दीवारों पर झुके चले जा रहे थे। दूर कहीं बिजली चमकी थी, बादल गरजे थे। अंदर और बाहर का मौसम एक सा हो गया। फ़िज़ा का सुकून तूफ़ान ने धर्म-भरम किया और इसके अंदर का सुकून फ़ारिस बेजान ने ख़त्म कर दिया। वो अंधेरे में खिड़की के सामने सर झुकाए बैठी थी। चेहरा सताया हुआ, लब भींचे हुए थे, आँखों में नमी ठहरी थी। फ़ारिस इंसान किसी को बुलाने पर यहाँ नहीं आया था। वो अभी कुछ देर पहले ही अपनी पोज़ीशन क्लियर करके गई थी। इसने फ़ारिस से राब्ता नहीं किया था, ना ही इस सिलसिले में सलीम से कोई बात हुई थी। वो ये ज़रूर चाहती थी कि जन्नत अपने शौहर के पास चली जाए, मगर इसके लिए उन्होंने खुद से कोई कोशिश नहीं की थी। वो इस एतमाद में लिए बगैर ऐसा कोई कदम उठाने का सोच भी नहीं सकती। तो क्या इसे मिसेज़ शराज़ी ने भेजा था? क्या मैं इनके कहने पर यहाँ आया था? इसका दिल चाहा वो अभी नीचे जाए, इसे मिसेज़ शराज़ी के बारे में पूछे, मगर वो नेकी ज़हन को हर तरह के खौफ और वसवसे की गिरफ्त से छुड़ाती वहीं बैठी रही। जाने कितने कम थे जो याद आए थे, इतने याद थे सब्र बर्दाश्त और फारिग मैदान की नफ़रत, धमकियाँ और तलाक। एक वादा जो इसने खुद से किया था, वो अपने इस वादे पर हर सूरत कायम रहना था। वापसी की राह इस पर पहले से मजबूत थी। ये दिल का हर दरवाज़ा इस पर बहुत पहले से बंद था। इसे अब इसे कोई हमाकत नहीं करनी थी, वह किसी ज़रूरत नहीं करनी थी, ना सर झुकाना था, ना मेहनत करनी थी, ना किसी के दबाव में आकर कोई कदम उठाना था। बात अब इसके बच्चे की थी और वो सिर्फ़ बच्चे की ही रह गई थी। वो अदम थी तो अब इसे मंज़र नहीं होने थे। तसव्वुर थी तो अब इसे हकीकत नहीं होना चाहिए। जब बुआ से अरसलान भाई का सूट देकर ऊपर आए तो आँखों में खुशगवार सा तासुर ठहरा। वो फ़ारिस की आमद पे इतने खुश थे कि पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। ऐसे जैसे वो इनका सचमुच का दामाद हो। मैं सोच रही हूँ तेरे घर वाले को खुशखबरी सुना दूँ, या तो तू खुद सुनाएगी। उन्होंने पूछा। वो गुमसुम से इन्हें देख कर रह गई। बुआ इसके लिए सब स बुआ इसके लिए सब कितना परेशान कर रही थी, कितना मुश्किल कर रही थी, और ये क्या अंदर चुप कर बैठेगी? क्या सोचेगा वो? बुआ इस पर खफ़ा हुई। इन्हें फ़ारसी की कितनी फ़िक्र होने की थी, सिर्फ़ इसलिए कि वो इसका शौहर था। इसकी आमद का मकसद इसका इरादा जाने बगैर सिर्फ इसलिए कि वो इसकी थी तो वो अहम हो गया था। वैसे माशाल्लाह तेरा घर वाला बड़ा सोना है, लगे हाथों तारीफ भी कर डाली। कोई सोना-वोना नहीं है, वो जो है इतनी देर से सब्र किए बैठी थी, बोल पड़ी। बुआ ने मुड़कर देखा, वो खफा-खफा सी चेहरे का रुख बदल गई। उन्होंने अलमारी से एक मर्दाना शाल निकाली और जाने क्यों मुस्कुराती हुई चली गई। बारिश का ज़ोर टूट गया। मद्दमवार हनोर बरस रही थी। इसने दूसरी मोमबत्ती जलाई, फिर तीसरी, फिर चौथी, मगर अंधेरा ठहराना उलझन बढ़ती गई। कुछ ही देर बाद अली आ गया। वो आपके शौहर है ना? पता नहीं पूछ रहा था या बता रहा था, इसने कुछ न कहा। ठंड लग गई है, इन्हें चींकियाँ आती जा रही हैं। इतनी देर तक वो दरवाजे में खड़े बारिश में भीगते गए हैं। वो इसके बराबर तख्त पर टिक गया, टॉर्च हाथ में थी। अम्मा ने बुआ के कपड़े
अम्मा ने अब्बू के कपड़े दिए हैं, इन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे कपड़े। अब के ज़रा नहीं वो खुद इन्होंने निगाहें मोमबत्ती पर जमा ली, लाइट जाने कब आ रही थी, इनकी घड़ी, अच्छी और मोबाइल भी फिर जैसे काम की बात याद आई तो फ़ौरन नीचे होते हैं। अम्मा कह रही हैं, सर दर्द की गोली दे दें, किसको चाहिए? जिनको छिंकियाँ आई जा रही हैं इन्हें। आपको ज़रा सचमुच की इस तरह मुड़ा बुआ ने कहाँ बिठाया है इसे बैठक में से ज़्यादा बैठक के बरूनी दरवाज़े से अक्सर एक बिल्ली अंदर आ जाया करती थी। बारिश के मौसम में तो रात में ऐसा होता था, सब कुछ छोड़-छाड़ कर वो तेज़ी से नीचे आई। ईशा और फातिमा बरामदे में रखी चारपाई पर बैठी थी। बुआ ने डाँट कर बिठाया था कि ईशा भागते हुए दोबारा पीछे गिर चुकी थी। बुआ वो सीधा किचन में आई। बुआ ने खाना गर्म करते हुए इसकी तरफ ज़रा से खौफ़ी से देखा तो मोहतरमा को नीचे आना याद आ गया। आप इसे किसी और कमरे में बिठा दें। मुझे मसलते हुए परेशानी से बोली, "जन्नत मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी।" बुआ को बाकायदा गुस्सा आ गया। मैंने ये तो नहीं कहा इसे घर से निकाल दे। मैं एहतजाजन तभी आवाज़ में चिल्लाई, "एक ही बात है इनका पारा चढ़ गया। मैं देख रही हूँ जब से वो बेचारा आया है तुझे आराम ही नहीं मिल रहा।" बेचारा जन्नत की आँखों में इस नाइंसाफ़ी पर आँसू आ गए। इसे बिल्लियों से एलर्जी है बुआ, बैठक में बैठा रहा तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। तबीयत तो इसकी पहले से ख़राब है, पता नहीं कैसे गाड़ी चलाकर यहाँ आया वज़ीर-ए-आज़म। बड़बड़ाती हुई बर्तन में छाले निकालने लगी, "तो जा, जहाँ बिठाना है बिठा दे।" उन्होंने हाथ इशारा किया। बुआ वो राज़ी बुआ ने खुद को सख्त पत्थर कर लिया था। इसका शौहर, इसका फ़र्ज़, इसकी ज़िम्मेदारी वो बिगड़ते तेवरों के साथ बाहर निकल गई। अली को आवाज़ देकर बैठक में भेजा और खुद सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गई। बेड से लेकर उसे साले गुस्से से इकट्ठे करके साइड टेबल पे रखे तकिए वगैरह दुरुस्त किए। चंद मज़ीद मोमबत्तियों का इज़ाफ़ा करके रोशनी में बढ़ाना चाहिए। ऐन इसी लम्हे अली कमरे में दाख़िल हुआ। ऐन इसी लम्हे अली कमरे में दाख़िल हुआ। उन्होंने कहा, "मैं यही ठीक हूँ।" "क्या मतलब यही ठीक हूँ? तुमने बताया नहीं इन्हें? कमरे में बिल्ली आती रहती है, ये क्यों बताना था?" अली सरापा सवाल बन गया। उफ़! इसने पेशानी पर हाथ मारा, फिर ज़ब्त करके सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ गया। अली बड़े मज़े से चलता इसके पीछे था। बताया था बिल्ली आती है कमरे में, लेकिन वो फिर भी नहीं उठे। इसने मुड़कर अली को देखा, फिर दाँत खिसकते हुए ड्राइंग रूम का अधखुला दरवाज़ा पूरा खोल दिया। दरवाज़े के बिल्कुल करीब वो सलवार सूट में मज़बूत बैठा था। चिक्कू से कुछ आगे होकर इसने सिर उठाया, आँखों में खफगी, गुस्सा, नाराज़गी, जाने क्या था। क्या कुछ लिए जनाब कमाल एक बार फिर इसके सामने खड़े थे। "अगर अब तुम्हें रिएक्शन हुआ तो मैं तुम्हें से प्यार नहीं दूँगी। हॉस्पिटल भी काफ़ी दूरी पर है, अभी से मैं बता रही हूँ तुम्हें।" लहज़े को हती मकान सख्त रखते हुए इसने अपने मख़सूस लहज़े और अंदाज़ में इस पर वाज़ेह करते हुए जाने कैसे और जाने किस तरह फ़ारिग़ ज़बान के लबों पर तबस्सुम दिखरा, आँखों की नमी यकायक बढ़ गई। बेनाम सहज़न सब दोनों में ठहर गया। "अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो ऊपर आ जाओ, ऊपर कमरे में आ जाओ।" वो कहकर पलट गई। फ़ारिज़ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। ज़्यादा तो कुछ नहीं खाया, वो किचन ट्रे में रख कर इसके पास आ गई, तो फिर वो खुद से कुछ पूछ भी नहीं रही थी और चाहती भी थी बुआ सब कुछ बतावे, तभी नहीं ठीक गोली दी है मैंने, कोई बात भी नहीं करा, तुम जाओ ऊपर इससे पूछो किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, मेरे सामने चीज़ करा था तुम्हें बताते बुआ, इसने राज़ी होकर सर उठाया आप, जना उन्होंने खफ़्की से टोका, चोर है वो तेरा कोई अजनबी नहीं है, जा शाबाश उन्होंने मोहब्बत से कर तो आँखों में ढेर सारी नमी लिए वो बिगड़े तेवरों के साथ ऊपर आ गई, एक तो बुआ के रगड़ कर साहब की, कोई समझती ही नहीं है, बुड़बुड़ाते हुए अंदर दाखिल हुए, सामने वैसे बेड पर नीम दराज दिखाई दे, वो जानती थी इसे अपने घर के अलावा किसी और जगह पर ठीक से नींद नहीं आती, मगर वो बेड पर एक ही पोज़ीशन में इतनी गहरी नींद सो रहा था कि वो चंद लम्हे के लिए इसके चेहरे से नज़र ना हटा सकी। इससे बेसुकून करके वो हमेशा कितने सुकून से सोता था, तब कर लब भींचे, आँखें रगड़े, एक बार फिर से देखा। बारिश से मौसम काफ़ी से ज़्यादा ठंडा हो गया था, हल्का-सा पंखा भी चल रहा था, तो कुछ सोचकर कम्बल फैला दिया कि इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। पास ही मोबाइल रखा था, झुक कर उठा लिया, मोबाइल ऑफ था, बैटरी तकरीबन खत्म। इस मोबाइल के चार्जर वाली पिन पूरे घर में किसी के पास नहीं थी, तो बेख्तियार मिसेज़ शराज़ी का ख़्याल आया, जब भी वो राब्ता नहीं कर पाता था, तो इसके लिए बहुत परेशान हो जाया करती थी, अब भी हो रही होंगी। गहरी साँस लेकर मोबाइल रख दिया। बल्ब बुझाकर इसने खिड़की का एक पट खोल दिया और खुद शाल ओढ़े बाहर आ गई। विंडो के पास रुककर इसने तारीकी में दूर तूफान गुजर चुका था, मगर इसके आसार रह गए थे। करवटों पर करवटें बदलती वो काफ़ी देर तक बेआराम रही। वो मुश्किल 12 बजे आँख लगी तो 1:30 बजे खुल गई। इसने उठकर बैठते हुए एतराफ़ में निगाह दौड़ाई। पूरा घर खामोशी में डूबा था। सभी ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहे थे। एक वही थी जिसे एक पल का आराम नहीं आ रहा था। इसने चप्पल ढूँढ कर पहनी, किचन में जाकर पानी पिया, फिर फातिमा पर ठीक से राह डालती सीढ़ियों की तरफ जा ठहरी। सर उठाकर ऊपर देखा, नहीं नीचे सब जो सो रहे थे वो ऊपर भी यकीनन सो ही रहा होगा। कुछ देर तक वो शाल कंधों को डाले गम-गुगों सी कैफियत में अपनी जगह खड़ी रही। वो वालिद जान को जगाकर बुआ के गैर मौजूदगी में इसकी आमद की वजह
जानना चाहती थी और ये काम वो सुबह से पहले-पहले कर लेना चाहती थी। जानती थी वो बुआ मुदाखलत से बाज नहीं आएँगी और उनके माँ-बहन सुलह की हर मुमकिन कोशिश करेंगे और वो ये नहीं चाहती थी इस तरह उससे उलझ सी वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गई। ख्याल था वो सो रहे होगा मगर कमरे की लाइट रोशन थी। इस ओर से अंदर झाँका, कमरा खाली था, फारिस नज़र आ रहा था। ये किधर गया? यहाँ-वहाँ निगाह दौड़ाते वो मिनट तक गई। यहीं से इसने सड़क की तरफ देखा जहाँ अंधेरे में गाड़ी का घुमावदार उन्होंने कमरा और फिर से इनका चक्कर काट कर अच्छी तरह से चादर लेती वो दाएं तरफ मुड़ी और अगले लम्हे किसी से टकरा गए। खौफ अपनी जगह, झटका दूसरी, मगर जो चोट, इसका दर्द पूरे जिस्म में दौड़ गया। फारिस ने इसे बाजू से पकड़कर किन्नर से अलग बचाया। आयरन मैन के सगे नाक सुलाते इस पर फटफड़ी देख कर नहीं चल सकते। हालांकि चल तो वो रही थी। आयरन मैन तो खड़ा ही था। तुम ठीक हो? खांसी और जुकाम की शिकायत लिए फारिस की आवाज भारी, तनफ्फुस भी भारी और दिल भी भारी। 30 सेकंड पहले तक ठीक थी। इसने फारिस के बुखार से तपते हाथ की तरफ से अपना बाजू उठाया, बल्कि 7 घंटे पहले तक बिल्कुल ठीक थी। मैं तब कर चिल्लाकर जवाब देने के बाद इसकी आंखें में आंखें डाली। तुम यहाँ क्यों आए हो? वो इसे देख कर रहा था। नीम तारीखी में इसकी हैजल आंखों का आप जैसे कोई रंग ना था, सिर्फ स्याही थी हर जगह और हर तरह। इसके तासरात पेचीदा थे। ना इसकी आमद समझ में आ रही थी, ना इसका दिमाग पढ़ पा रही थी। कुछ तो हुआ था इसके घर, मुझे भी यकीनन कुछ तो। कि जब किसी मुमकिन खदशे ने सर उठाया तो दिल की धड़कन तेज हो गई। आंटी ठीक है? पहला ख्याल में से शरारती का, पहले फिक्र, पहला खौफ, पहला अंदेशा इनके मुतालिक। इसकी वजह से इनकी कितनी परेशानी हुई। अपने बेटे के मामले में अपने पसंद को सोचकर वो कितना डिप्रेस हुई होगी। फारिस का सर इस बात में ना इसकी रुखी हुई सांसें बहाल हो गई। सच शुक्र बात इनकी नाते सच शुक्र वो खैर खैरियत से तो फिर इसने सवालिया अब उठा। सर्द हवाएं सफेदे के पत्तों से ससरा कर गुजरती। धरती पर फैला हुआ अंधेरा सिमट गया। चांदनी जमीन पर उतर आए। बालों के आवारा टुकड़े स्याही में नुमाया हुआ, मगर वो जो खामोशी थी वो कुछ ही देर तक ठहरी। इस रात फारिस के लब हिले मगर जुमला अधूरा रह गया। वो कहना चाहता था वो इसका इंतजार कर लेती। वो कैसे कहते हुए इसका इंतजार कर लेती। इसका हर लफ्ज बेवकूफ हो गया, हर बात, हर दलील और बेवजन होगी। बावजूद उसको इसके कुछ ना कह, कुछ ना बता सका। बात इनकी जो दिल तक रही, इसे जुबान पर लाने की ताकत नहीं रही। हिम्मत का इशारा भी कर चुका था। ना एतराफ की सकत रही थी, ना मादत का हौसला रहा था। जाने वो कैसे लोग होते हैं जो किसी को रुलाकर अचानक से माफी मांग लेते हैं। इसे तो नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा था। इसने अपने अंदर की बेकरारी पर काबू पाते हुए बालों में हाथ फेरा। इसके ख्यालात मुंतशिर थे। इसकी सोच वहमों में घिरी हुई थी। इसका दिल अंदेशों के जालों से पल था। दर्द अब हर जगह था, अंदर बाहर एक सी कैफियत। इस रात जो हुआ मुझे इसका बेहद अफसोस है। इसके एहसास से कतई बेखबर जन्नत कमाल कर रही थी। मैं आंटी को कोई भी टेंशन नहीं देने दी, लेकिन फायदा चिच्ची अचानक आ गई। उन्होंने मैं आंटी को मेरे बारे में सब बता दिया। शाल के किनारे किसी धागे के खींचते हुए आंखों में अफसोस और नमन लिए इस तरह से बात कर रही थी जैसे वो तमाम की तमाम बातें इसकी पोशीदा हकीकत और इसकी सच्चाई इसके अमाल थे। जन्नत कमाल के सामने खड़ा पाते तो जानवरों के पुतले की तरह पिघलने। इसका दिल मुट्ठी में जकड़ गया। इसके सीने पर वजन बढ़ गया। तुम बहुत अच्छे हो, बाबा से भी अच्छे। इसके कमरे के यार मस में एक 7 साल बच्ची ने बाजू मिलाकर गोल गोल घूमते हुए कुछ का इजहार किया। आन की आन में बहुत सी बातें, तंज, लहज़े, सब कुछ याद आ गया। हर वो तलफ़ जो इससे कर चुका था, हर वो ज़ख्म जो लफ्ज़ों से गिच रहे से दे चुका था। कितनी चोटें थी, कितनी सज़ा, तो कितनी नफ़रत, कितना बड़ा अज़ाब, कितनी बड़ी सज़ा थी ये। इसने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा, अगर वो तमाम की तमाम बातें झूठ साबित हुई थी, मेरी वज़ह से आंटी को बहुत दुःख पहुँचा होगा। वो अभी तक इसी गम में थी। इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। फ़ारिग फैज़ान की माँ को जो तकलीफ़ इसके वजूद से पहुँची, इसकी माज़रत, बहुत दिल से माज़रत। और वो खामोश था, बहुत ज़्यादा खामोश था। लगा वो साँस भी नहीं ले रहा या फिर किसी ख़्याल के ज़हन में आते ही इसने शाल का सिरा छोड़कर सर उठाया। कहीं अब तुम इस बात का इश्यू बनाकर मुझे कोई सज़ा तो नहीं देने आए? आपके ख़ासे मशकूक नज़रों से इसने फालतू का हवा के ज़ोर से बाल बचाने पर झुके, आँखों में नमी तैर गई। जन्नत के साथ-साथ हर मंज़िल लगे। अगर तुमने कहा कि मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता, सारी उम्र इस तरह लटका कर रखूँगा वगैरह-वगैरह, तो आज फिर मैं खुदा के लिए लुट कर कोर्ट चली जाऊँगी। सख्त लहज़े में धमकाकर इसने मुनादे वाज़ा किया। वो इस पर नज़र जमाए मुलज़िमन सा खड़ा। जन्नत कमाल इससे कभी नहीं डरी, ना 15 साल पहले, ना 15 साल बाद। और अगर तुम समझ रहे हो कि मैं एक कप चाय मैंने की, इसे लगा करो सुनता रहा। इस बार इसके शक, शुबहात, इसके सवालात ज़हन में खड़ा तो फना हो जाएगा। जन्नत कमाल ने जब से देखा यहाँ इसकी जान पर बनी हुई उस समय ज़्यादा को चाय का कप चाहिए था, वो भी रात के 2:30 बजे। धुतकार नफ़रत एक तरफ, लिहाज़ और मोहब्बत दूसरी तरफ। नौकरों की फौज बहरहाल यहाँ नहीं थी। सुलग कर इसे देखा, सिर्फ इसलिए कि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी और सिर्फ इसलिए वो बुआ का मेहमान था। वो गुस्से से पाँव पटकती किचन में चली गई। अपनी चहेती बीवी को साथ लाना था ना, इन खदमतगारों के लिए बड़बड़ाहट आ जाते। वो इसके पीछे दरवाजे में आन खड़ा वाले वो को मुस्कुराहट छू कर गुजरी। दिल में गम सा ठहर गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब तुम्हें अपनी पहली बीवी से इतनी मोहब्बत थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की?
आंटी ने गन पॉइंट पर निकाह तो नहीं पड़वाया था, तुम इनकार भी तो कर सकते थे। खामोशी, मुकम्मल खामोशी। सिलेंडर जलाकर केतली रखी, दूध डाला। भले से तुम्हें बुरा लगे ना, एक बात है, तुम्हारी चॉइस है बहुत बुरी। अदीना जुबैर एक बार फिर अपने तमाम तगरुर, हुस्न और ताकत के साथ इसके हवासों पर छा गई। तो भड़ास निकालना ज़रूरी होगा। मम्मी की चॉइस अच्छी है। हाँ, बिल्कुल, वो बेसाख्ता कह गई, मगर अगले ही लम्हे, अगले ही पल जब समझ में आया तो क्या कह दिया, तो गारा परस उसकी दौड़ गई। लब भींच कर खुद ही दिल में कोसा और लब सी लिए कि अब कुछ नहीं बोलेगी। खामोशी से इसकी तरफ पुश्त किया, चाय बनाकर कप में डेल कर मुड़ी तो किचन के दरवाजे पर वो नहीं था। अपना मग साथ रखकर वो कमरे में आके सामने वो बेड पर हल्की सी खांसी के साथ में बैठा था। टिश्यू का पैक हाथ में था, रोशनी में वापिस कांच है। इसने देखा, आंखें सुर्ख किनारे सूजे हुए लग रहे थे। इसने चाय पेश कर दी। बिस्किट नहीं है। वो जाने के लिए मुड़ी और फिर जब्त कर पलटी। बिस्किट के साथ एक गिलास पानी भी रख दिया। अपना मग हाथों में लिए दरवाजे में जा खड़ी हुई। चलना मकरे इसको घूरती रही और वो कुछ बोलेगा और अपनी आमद की वजह बताएगा, मगर फारिस फैजान चाय और बिस्किट के साथ इंसाफ करते हुए उसे मुकम्मल इंतजार कर चुका था। वो अंदर तक सलग कर उठी। तुम्हें पता है यहाँ बुआ के घर मेरे लिए कितने रिश्ते आ चुके हैं, आखिर जी ऐसे पावर भी तो करवाने थे, मेरी बड़ी लड़की नहीं है। अगर फारिस फैजान को कई लड़कियां मिल सकती हैं तो ऐसे भी अपनाने वाले बहुत हैं। वो चाय में बिस्कुट डुबोकर खाते हुए लम्हे भर कर लेकर बहुत हंस कर टाल देती हैं। इन्हें हमारे मामला का इल्म है, लेकिन मैं बहुत गौर कर रही हूँ। एक रिश्ता मुझे अपने लिए मुनासिब लगा। बुआ का दूर पर एक रिश्तेदार है, बीवी की डेथ हो चुकी है। वो छोटी छोटी सी पट्टियां हैं, लड़की भी कोई ज्यादा छोटी छोटी सी बेटियां हैं, लड़की लड़का भी कोई ज्यादा बड़ी उम्र का नहीं है। तुमसे तलाक के बाद मुझे अपने लिए भी कुछ सोचना होगा। मैं कहानी में हीरोइन की तरह ये नहीं कह सकती, प्लीज मुझे अपना नाम दे दो, मैं सारी उम्र तुम्हारे इस नाम के साथ तना तना रहना चाहती हूँ। बुला बुला बकायदा चेहरे के उतार चढ़ाव के साथ साथ हाथ हिलाकर कहा, चाय में बिस्किट डुबोकर मुंह तक ले जाता की फारिस ने रुक कर नजर उठाई। बिस्किट टूट कर चाय में गिरा। इसका दिल भी तुम्हारे लिए रिश्ते आ रहे हैं तो क्या नहीं आ सकते। आप लोग चढ़ाकर पूछा। वो अपनी चाय की तरफ मुतवज्जा होकर जरा कमाल नहीं बदली थी। वैसे मैंने तुमसे कुछ दिनों तक रब्ता करने वाली थी। मेरा सामान भी तुम्हारे घर रह गया था, तुमने कहीं फेंकवा तो नहीं दिया ना? ना कुछ करके जाहिर किया। इसे तो अब अपने सामान से मतलब था। एक और बिस्किट टूट के जो आधा मुझे मुंह में इसकी मिठास खत्म हो गई। इसने पानी के चंद घूंट भरे। बिस्किट का दूसरा पैक खोला। आंटी को मालूम है तुम यहाँ। वो खामोश रहा। मुझे खामोशी जन्नत के दिल में कर्व उठा गई। जाहिर है अगर मैंने बताता तो क्या वैसी हालत थी। इस जैसी लड़की की अब उनकी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी। वो इस बात पर रंजीदा होती होंगी कि इन्होंने फारिस के लिए इसका इंतखाब किया। तुम यहाँ क्यों आए हो? घूम फिर कर वही सवाल, मगर वो जवाब नहीं दे रहा था। ना तंज, ना ताने, ना कोई सख्त बात, ना कोई तहजीब में रवैया, ना तल्ख लहजा। फारिस फरजान अब क्या करने वाले, फिक्र में पड़ गई। काफी देर तक जब कुछ ना बोला तो नोटबुक का सफा फाड़कर इसमें अपनी चीजें दर्ज करके उसके पास आ गई। "ये तुम्हारे लिए बेशक कचरा होगा, मगर मुझे मेरी चीजें बहुत उचित है, इसलिए अपने किसी मुलाजिम के हाथ भिजवा देना।" फारिस ने सफा ले लिया, फोल्ड करके इसके असरान भाई की कमीज की जेब में रख दिया। वो तब गई, लेकिन मुंह से कुछ न कहा। फिर इन्हें बिगड़ते हुए के साथ जाने के लिए मुड़ी कि फारिस ने इसका हाथ थाम लिया। "तुम्हारी बुआ कह रही थी, कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो?" वो अपनी जगह पत्थर हुई, चेहरे का रंग आंखें नम, पलके भारी हो गई। कुछ नहीं भराई और आवाज में कहकर इसने हाथ छुड़ा लिया। अगर सख्त नहीं थी, मगर इतनी नर्म थी कि वो आजाद हो सके। "मेरा हाथ छोड़ो।" आन के आन में इसके तासुरात बदल गए। वो तो हमसे बात करते हुए भी गुस्से की इंतहा पर लग रही थी। फारिस ने चंद लम्हों के लिए इसे पेशानी से बेईमानी से देखा। इसे इन मेज पर लाने वाला वो खुद था। फासलों की दीवार इसने खुद कायम की थी। नरमी को अपनी तलखी से नोचा था, उम्मीद को अपने लफ्जों से मारा था। नाजुक कलाई गिरफ्त से आजाद होकर इसने ट्रे उठाई और कमरे से निकल गई। किचन में दीवार से लग कर कई बार अपनी आंखों को मसला भेज कर गाल रगड़ कर खुद को संभाला। खुद को समझा कि जिस तरह वो गामजन थी, वो इसका इख्तियार किरदार किस नहीं था। ये मुकद्दर की चाहती नफरत थी, उसकार और बिलवाजा की अदालत इस रास्ते का खासा थी, जिससे कुछ लोगों की बेरुखी से अनायत हुआ था। फारिस में जान नदीना दोपहर का था। इसका दिल कर देना कहीं मुराद इसकी जिंदगी में जन्नत कमाल की कोई गुंजाइश ना थी, ना पहले अब थी, ना अब हो सकती है। जो तय हो चुका है इसे कबूल करके इसे हर सूरत अपने सफर को जारी रखना था। इसे कमजोर नहीं पड़ना था। वो नीचे चली गई, अपनी चारपाई पर लेटकर आसमान को देखते हुए उसने सिर्फ अपने रोने पर काबू पाते रही। फारिस को यहाँ नहीं आना चाहिए, हर किसी नहीं आना चाहिए था। इसका सुकून में खलल पड़ चुका था। इसके रहे अमल में दरारें पड़ गई थी। बस के बच्चे का बाप था, जितनी नफरत वो इससे करता था, वो औलाद के मामले में आप इसे किसी नए इम्तिहान में डाल सकता था। करवट पर करवट बदलते रात गुजर गई। दिन बेदार सुबह की नमाज पढ़कर सोने की कोशिश की तो आंख ढकी। कुछ गुज़िश्ता शब की बेख्वाबी थी। वो दिन चढ़े तक सोती रही। 10 बजे इसकी आँख खुली तो सूरज सवारने से पता शहर में धूप हर कोने में तक पहुँची। दरवाज़ा बंद था। खिड़की की तरफ से नीम तारीकी में रोशनी यकीनन नुमायाँ होती। पहला ख्याल से फारिस का आया दिमाग आज सुनो 9 उलझ गया। टेंशन शुरू की। उठकर बाहर गई तो
मालूम हुआ सुबह से पहले जा चुका है। जन्नत अपनी जगह पे यकीन खड़ी रही। ज़रूर तूने इसे कुछ कहा होगा। साबरा बुआ ने से सख्त खफ़ा थी। तेरी वज़ह से वो बुखार में घर छोड़ के चला गया। बेदीन से इनके साथ पराठा खाते हुए आँखों में नमी उभरती नमी को परे देखती रही। बुआ के सवाल उनके गुस्सैन की नाराज़गी और सारी सिचुएशन को किसी पर ना समझने का ये अमल शदीद अज़ियत से दो-चार कर गया। क्या वो अब इसके पाँव पकड़ती? कब से तलाक देने खुद को जितना भी मोल करना था वो कर चुके थे। मोहब्बत से इखलाक से खिदमत गुज़ारी से इस रिश्ते को बचाने की जितनी कोशिश इसने करनी थी कर ली थी, अब तो कुछ भी ना बचा था, ना मोहब्बत, ना इज़्ज़त, ना हिम्मत, ना सकत और हौसला तो बिल्कुल भी नहीं। अब तो बर्दाश्त भी आखिरी हद तक छू रही थी। वो फिर किसी इम्तिहान में नहीं पढ़ने देती थी, फिर से कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहती थी, मगर बुआ संदल आपा और अरसलान भाई के साथ घर में दाखिल हुए तो चुप हो गई, लेकिन आंखों से वादा करते इनकी बात अभी खत्म नहीं हुई। सारा दिन वो परेशानी में मुब्तला रही, यहाँ वहाँ टालती रही। सुकून तो किसी पल में नहीं था। आखिर वो क्यों आया था? मामलात क्लियर किए बगैर क्यों चला गया? इनके मामले में तलाक का फैसला होता है। ऐसे में कैसे वो खामोशी से जा सकता है? इस पर मुझसे ये कि ये सामान प्लेस भी यहीं छोड़ गया था। शाम को बुआ के कमरे में आई तो वैसे की नमाज़ पढ़ने के बाद बेड पर नींद रात बैठी थी। आखिर अखबार सामने खुला पड़ा था। ज़हन उलझा हुआ था। निगाहें ख़याल में कहीं भटकती। इसने बताया नहीं मैं दोबारा कब आएगा? तय किए हुए कपड़े अलमारी में रख कर उन्होंने हज़ूर खफ्की से पूछा, ऐसे बदन मोड़कर ने इस तरह अपने गाँव से इनकी सोच अभी तक वही थी। हो सकता है कुछ दिनों तक वो मुझे तलाक का नोटिस भिजवा दे। हिम्मत मुजतमा करते इसने कह दिया।